उठाया ऐतिहासिक कदम, एबॉर्शन बना संवैधानिक अधिकार। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस। दुनिया में बढ़ रहा है मोटापा, 8 में से 1 व्यक्ति है मोटापे से ग्रस्त। द लैंसेट रिपोर्ट में सामने आई बात। चांदी तारकशी को मिला जीआई टैग। ओडिशा का पारंपरिक शास्त्रीय आभूषण है तारकशी। मेसोपोटामियाई सभ्यता से रखता है संबंध। संपन्न हुआ WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO में शामिल हुए नए सदस्य। अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा को मिली मंजूरी। हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी का हुआ क्लिनिकल ट्रायल। लेंटिवायरल वेक्टर तकनीक का हुआ प्रयोग। हीमोफीलिया ए के उपचार में होगा सहायक। हाल ही में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में किया गया था। इस सम्मेलन में अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही कोमोरोस और तिमोर लेस्ते की WTO सदस्यता शर्तों को औपचारिक रूप से मंजूरी भी दी गई। अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा WTO के काम में विकास के आयाम को प्रदर्शित करती हैं। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने में बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की भूमिका को मान्यता दी गई है। वहीं आर्थिक वृद्धि और सतत विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना है। इसके अलावा WTO ने ई-कॉमर्स ट्रांसमिशन पर रोक को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही मौजूदा व्यापार चुनौतियों का सामना करने के लिए WTO के अंतर्गत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की क्षमता को संरक्षित और मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। इस मंत्री स्तरीय बैठक में सेवाओं के घरेलू विनियमन पर भी एक समझौता किया गया। इसे WTO के 72 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है। इसका उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर सेवा व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। इसमें WTO समझौते में सेवाओं की आपूर्ति के लिए परमिट मांगने पर पुरुषों और महिलाओं के बीच गैर भेदभाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। बता दें कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में होती है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है। ऐसी बैठक में किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मामलों पर निर्णय लिए जाते हैं। गौरतलब है कि 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन साल 2026 में कैमरून की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोस्टा रिका से चिली की यात्रा के दौरान 4 नए सी माउंट यानी समुद्री पहाड़ की खोज की है। इन खोजे गए पहाड़ों का आकार लगभग 1591 मीटर से लेकर लगभग 2681 मीटर तक ऊंचा है। इसकी पुष्टि श्मिट ओशन इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षित हाइड्रोग्राफिक विशेषज्ञों द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पहाड़ों को पहले किसी भी डेटाबेस में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि सी माउंट समुद्र तल से उठने वाला एक जलमग्न पर्वत है जो पानी की सतह तक नहीं पहुंचता है। यह आमतौर पर ज्वालामुखीय गतिविधि या टेक्टोनिक गतिविधियों के माध्यम से बनते हैं। वहीं यह आकार में काफी भिन्न हो सकते हैं। इनमें कुछ समुद्री पर्वतों के शिखर सपाट या ढलान वाले हो सकते हैं, जबकि अन्य के शिखर ऊबड़ खाबड़ और खड़ी भुजाएं हो सकते हैं। यह आमतौर पर दुनिया के सभी महासागरों में पाए जा सकते हैं। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये गहरे समुद्र में मूंगे, स्पंज, मछली और अन्य जीवों सहित विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि सी माउंट समुद्र विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं में भी योगदान देते हैं। यह वैज्ञानिकों के लिए पानी के नीचे समुद्री जीव विज्ञान, भूविज्ञान और समुद्र विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन पर मछली पकड़ने, नेविगेशन और संरक्षण प्रयासों जैसी गतिविधियां भी होती हैं। हाल ही में भारत ने हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी का पहला मानव क्लिनिकल परीक्षण किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। इस क्लिनिकल परीक्षण में लेंटिवायरल वेक्टर नामक अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से रोगी के
हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाओं में एक विशिष्ट जीन F8 ट्रांसजीन को प्रवेश कराया जाता है। इन संशोधित स्टेम कोशिकाओं में स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड ब्लड सेल्स स्वयं F8 को व्यक्त करने लगते हैं। इससे रक्त के थक्के जमाने वाले कारक प्रभावी हो जाते हैं। बता दें कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है। इससे मामूली चोट में भी गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। यह जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। यह उत्परिवर्तन क्लॉटिंग प्रोटीन को ठीक से कार्य करने या पूरी तरह समाप्त होने से रोक सकता है। यह जीन X गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसी कारण महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह कई प्रकार का होता है, जिसमें हीमोफीलिया A एवं हीमोफीलिया B सबसे आम है। हीमोफीलिया ए में रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक फैक्टर 8 की कमी हो जाती है। वहीं हीमोफीलिया बी में रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। इसके उपचार के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की शुरुआत का परीक्षण किया। इस कोर लोडिंग के पूरा होने के साथ भारत ने अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा कर लिया है। ऐसे में इसका परिचालन काफी महत्वपूर्ण रहा है। PFBR एक 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर है। इसे MOX यानी मिश्रित ऑक्साइड ईंधन द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें भारत ने विखंडनीय सामग्री के रूप में दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों और प्राकृतिक यूरेनियम 238 का उपयोग किया है। वहीं इसे MSME सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के योगदान से भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। बता दें कि PFBR वैसा परमाणु रिएक्टर है जो उपभोग से अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करता है। इसे विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु ईंधन आपूर्ति का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्रीडर रिएक्टर इसे प्राप्त करते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रॉन क्षमता इतनी अधिक होती है कि वे यूरेनियम 238 या थोरियम 232 जैसी उपजाऊ सामग्री के विकिरण द्वारा उपयोग की तुलना में अधिक विखंडनीय ईंधन बना सकते हैं। वहीं MOX ईंधन का निर्माण प्रयुक्त रिएक्टर ईंधन से प्राप्त प्लूटोनियम के नष्ट हुए यूरेनियम के साथ मिलाकर किया जाता है। यह वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले नए परमाणु ईंधन का लगभग 5% प्रदान करता है। गौरतलब है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के दोहरे लक्ष्य को हासिल करना है। वहीं PFBR के परिचालन के बाद भारत रूस के बाद इसे वाणिज्यिक रूप से परिचालित करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। बीते दिनों अल्फाबेट इंक, गूगल और पर्यावरण रक्षा कोष समूह द्वारा समर्थित मीथेन सैट उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसे SpaceX Falcon 9 रॉकेट द्वारा कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर डेटा प्रकाशित करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा। हालांकि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और GHGSat नामक एक अन्य उपग्रह आधारित ट्रैकर पहले से ही मीथेन उत्सर्जन डेटा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन सैट पहले से लॉन्च उपग्रहों से अधिक विवरण प्रदान करेगा। बता दें कि मीथेन सैट एक पर्यावरणीय गैर लाभकारी संस्था पर्यावरण रक्षा कोष द्वारा विकसित पहला उपग्रह है। यह दिन में करीब 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और साथ ही तेल और गैस क्षेत्र की निगरानी करेगा। वहीं पर्यावरण रक्षा कोष का मानना है कि यह बड़ी मात्रा में डेटा साझा करेगा, जिसमें मीथेन के उत्सर्जन बिंदु और उत्सर्जन कारक शामिल होंगे। इस उपग्रह में उच्च रेजोल्यूशन वाले इंफ्रारेड सेंसर और स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया गया है, जो महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। वहीं यह वायुमंडल में बढ़ती मीथेन की मात्रा को ट्रैक कर सकता है, जबकि यह पिछले उपग्रहों की तुलना में छोटे उत्सर्जन स्रोतों को भी पकड़ सकता है। इसमें लगा उच्च रेजोल्यूशन का कैमरा सुपर एमिटर को पहचानने में मदद करता है। जानकारी के लिए बता दें, CH4 यानी मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यह ज्वलनशील होती है और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। वहीं यह वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी शक्तिशाली गैस है।
हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने हिसार, हरियाणा में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसे स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट माना जा रहा है। साथ ही यह रूफटॉप व फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी होगा। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और अगले 2 दशकों में 54,000 टन CO2 उत्सर्जन को कम करना है। यह पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देगी, साथ ही इससे सतत इस्पात उत्पादन की राह भी आसान होगी। बता दें कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को वर्ष 2022 में 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव या व्युत्पन्न के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। यह मिशन वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 500 करोड़ इस्पात क्षेत्र की पायलट परियोजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान करता है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना होगा। इस परिवर्तन को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को एक आशाजनक विकल्प माना जाता है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक भंडारण, उद्योग, जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन में किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषैला और अत्यधिक दहनशील गैसीय पदार्थ है। इसका उत्पादन बिजली के साथ पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके किया जाता है। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला वास्तविक रूप से राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बन गया। इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। इसे पटना में गंगा नदी के किनारे बनाया गया है, जो शोधकर्ताओं को उनके प्राकृतिक आवास में डॉल्फिन की बारीकी से निरीक्षण करने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। बता दें कि गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है। वहीं इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य 3 चीन में यांगत्से नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में पाए जाते हैं। यह अंधी होती है और इकोलोकेशन के माध्यम से नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार ढूंढती हैं। गौरतलब है कि भारत में अनुमानित 3,000 गंगा डॉल्फिन में से करीब आधी संख्या बिहार में पाई जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम 5 से 8 फीट गहरे पानी में डॉल्फिन पाई जाती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ग्लोबल वार्मिंग पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया और घाना पर किए गए अध्ययनों पर केंद्रित है। इस अध्ययन में पाया गया कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होने से इन देशों को सूखा, बाढ़, फसल की पैदावार में गिरावट के जोखिम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी देखी जा सकती है। वहीं अध्ययन की माने तो वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हिमालय क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा साल भर सूखे से प्रभावित हो सकता है। ऐसे शोधकर्ताओं ने पाया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान की तुलना में भारत में 3 से 4 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग पर परागण आधे हो जाएंगे। वहीं तापमान में वृद्धि से भारत में 50% से अधिक कृषि भूमि सूखे से प्रभावित हो सकती है। साथ ही तटीय देशों में समुद्रीय जल स्तर में वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्यों का पालन करने से जोखिमों को कम किया जा सकता है। बता दें कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे साल 2015 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था, जबकि यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। इसका लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को नियंत्रित करना है। वहीं पूर्व औद्योगिक स्तरों से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। हाल ही में फ्रांस ने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया है। वह किसी महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की
स्पष्ट रूप से गारंटी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बता दें कि फ्रांस में अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा गर्भपात को व्यापक समर्थन प्राप्त है और यह 1975 से कानूनी है। इसके लिए फ्रांस की संसद के दोनों सदनों नेशनल असेंबली और सीनेट ने फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया है। दरअसल फ्रांसीसी संविधान का अनुच्छेद 34 में संशोधन उन स्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें एक महिला को गर्भपात का सहारा लेने की गारंटीकृत स्वतंत्रता होती है। गौरतलब है कि यह संवैधानिक परिवर्तन हाल के अमेरिकी घटनाक्रमों से प्रेरित माना जा रहा है। अमेरिका में साल 2022 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के अधिकार के ऐतिहासिक फैसले रो बनाम वेड 1973 को पलट दिया था। साथ ही फैसला सुनाया कि गर्भपात को भ्रूण की व्यवहार्यता के बिंदु तक की अनुमति दी जाएगी। वहीं भारत में गर्भपात से संबंधित कानून की बात करें तो भारत में MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 लागू है। गौरतलब है कि साल 2021 में MTP अधिनियम 1971 में प्रमुख संशोधन किया गया था। इसमें गर्भपात के लिए गर्भधारण की सीमा 20 सप्ताह की पिछली सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। वहीं गर्भधारण के 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ की समाप्ति के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी। हाल ही में चांदी तारकशी तथा बांग्लार मलमल को GI टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। वहीं त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को भी GI टैग मिला है। बता दें कि तारकशी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें तार का अर्थ तार और कशी का अर्थ डिजाइन है। ओडिशा का चांदी तारकशी पारंपरिक रूप से शास्त्रीय आभूषणों में बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसे सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों की माने तो फिलिग्री का मेसोपोटामिया में 3500 ईसा पूर्व से ही आभूषणों में उपयोग होता था। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि तारकशी का काम करीब 500 साल पहले समुद्री व्यापार के जरिए फारस के इंडोनेशिया होते हुए कटक पहुंचा था। आज भी दोनों देशों के चांदी तारकशी में काफी समानता पाई जाती है। वहीं बांग्लार मलमल बंगाल के पारंपरिक हथकरघा शिल्पों में से एक है। यह एक अच्छे किस्म की कपास से बनी मलमल होती है। गौरतलब है कि हाथ से बने वस्त्र रिसा का इस्तेमाल त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग सिर की पगड़ी, दुपट्टा और महिलाओं के ऊपरी वस्त्र के रूप में किया जाता है। वहीं किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए इसे भेंट में भी दिया जाता है। बताते चले कि भौगोलिक संकेतक या GI टैग एक विशिष्ट पहचान है। इसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। हाल ही में द लैंसेट ने मोटापे पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में मोटे लोगों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। आंकड़ों की माने तो साल 2022 में 159 मिलियन बच्चे और किशोर तथा 879 मिलियन वयस्क मोटापे के साथ जी रहे हैं। इसके अनुसार दुनिया में 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है। गौरतलब है कि यह अध्ययन WHO और स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के नेटवर्क NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें शोधकर्ताओं ने 197 से अधिक देशों में 5 साल या उससे अधिक उम्र के 220 मिलियन से अधिक लोगों पर विश्लेषण किया। यह विश्लेषण वजन और ऊंचाई माप यथा बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर किया गया था। इस अध्ययन में भारत के मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बता दें कि अध्ययन के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए मोटापे की दर 1990 में 1.2% से बढ़कर 2022 में 9.8% हो गई है, जबकि पुरुषों के लिए 0.5% से बढ़कर 2022 में 5.4% हो गई है। जबकि साथ ही भारत में लड़कियों के लिए मोटापे की दर 2022 में 3.1% और लड़कों के लिए 3.9% हो गई है। लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में भारत वर्ष 2022 में दुनिया में 174वें स्थान पर है। जानकारी के लिए बता दें कि WHO ने मोटापा को वसा के असामान्य या अत्यधिक संचय के रूप में परिभाषित किया है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाएं। इसका मूल्यांकन BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। इसे 25 BMI से अधिक को वजन माना जाता है, जबकि 30 BMI से अधिक को मोटापा माना जाता है।
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्रालय ने अदिति योजना लॉन्च की। योजना का पूरा नाम है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग या डीडीपी के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स प्रारूप के अंतर्गत आती है। इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण नीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसमें आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं एवं रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच के अंतर को दूर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल बनाने की भी परिकल्पना की गई है। योजना के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप, अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाएगी। यह योजना युवाओं के नवाचार को पोषित करेगी और भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। योजना के तहत उन उन्नत प्रौद्योगिकियों का चयन किया जाएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और जहां देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं। इससे भारत की रक्षा निर्यात क्षमता भी बढ़ेगी। बता दें कि आईडेक्स का पूरा नाम इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है। आईडेक्स पहल अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभकारी कंपनी के रूप में गठित किया गया है। रक्षा नवाचार संगठन द्वारा इसे वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। इसका उद्देश्य रक्षा एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता हासिल करना और नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, सी माउंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह समुद्र तल से उठने वाला एक जलमग्न पर्वत है। 2, इसका निर्माण भ्रंश घाटी में होता है। 3, यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक रक्तस्राव विकार है। 2, इसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता अधिक हो जाती है। 3, यह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम प्रोटोजोआ के कारण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2, इसे IUCN के तहत एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। 3, यह इकोलोकेशन के माध्यम से शिकार करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, अदिति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान लॉन्च किया गया है। 2, इसका नोडल मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय है। 3, इसका उद्देश्य रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, GI टैग प्राप्त चांदी तारकशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह ओडिशा के शास्त्रीय आभूषण का एक शिल्प कौशल है। 2, इसे सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है। 3, यह शिल्प कला यूनान से भारत में आई थी। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस साल यह दिवस कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की थीम पर आधारित रहा। बता दें कि साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 68वें सत्र में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसका मकसद दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। गौरतलब है कि यह दिवस 1973 में वॉशिंगटन में साइट्स यानी वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाने का दिन भी है। साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो।
हाल ही में राष्ट्रपति ने 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। वहीं साथ ही 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न भी प्रदान किया गया। फेलोशिप अकादमी रत्न कला प्रदर्शन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकार को उसके प्रदर्शन कला में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे अधिकतम 40 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। बता दें कि अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। यह पुरस्कार गीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। इसके तहत ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है, जबकि अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। हाल ही में विश्व बैंक ने विमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 2/3 कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। बता दें कि इसमें पहली बार 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को 190 देशों में 113वां स्थान मिला है, जहां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 60% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। गौरतलब है कि भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर 37% है। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज कैडी लकीर शामिल हुए थे। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को मजबूत करना और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। वहीं इसमें दोनों जहाजों के चालक दल के बीच विभिन्न पेशेवर बातचीत, आपसी हित के विषयों पर विषय विशेषज्ञ आदान प्रदान और खेल कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका मकसद ज्ञान के आधार को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और समुद्री पहलुओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप में आईएनएस जटायु को तैनात किया। यह कावारत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद लक्षद्वीप में इसका दूसरा बेस है। आईएनएस जटायु 9 डिग्री चैनल और संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब रणनीतिक रूप से स्थित द्वीपों में भारत की निगरानी और सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा। बता दें कि मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों तक फैला हुआ है। यह बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा, साथ ही पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी एवं एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशंस की दिशा में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रयासों को सुविधा प्रदान करेगा। हाल ही में केरल ने अपना पहला जेनेरिक एआई शिक्षक आइरिस पेश किया है। इसका अनावरण पिछले महीने तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में मेकर लैब्स एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया था। आइरिस को अटल टिंकरिंग लैब के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था। यह स्कूलों में छात्रों की एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को बढ़ावा देगा। वहीं यह 3 भाषाएं बोलने और कठिन सवालों का जवाब देने में सक्षम है। इसके साथ ही वॉइस असिस्टेंट, इंटरैक्टिव लर्निंग जैसी सुविधाएं भी दे सकता है। रोबोटिक्स और जनरेटिव एआई प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं से संचालित यह रोबोट इंटरैक्टिव क्षमताओं के साथ एक बहुमुखी शिक्षण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके एंड्रॉयड ऐप इंटरफेस के साथ उपयोगकर्ता व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के लिए रोबोट को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने साइबर क्राइम और स्पैम कॉल से निपटने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। पहले प्लेटफॉर्म का नाम चक्षु है, जो लोगों को संदिग्ध मैसेज, नंबर और फिशिंग के प्रयासों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जो बैंकों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य संगठनों को साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने की सुविधा देगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी की रोकथाम में मदद करेंगे, साथ ही साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में सहायता करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। यह हुगली नदी के नीचे बनी मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ती है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में भारत की किसी भी नदी के नीचे पहली परिवहन सुरंग है। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है, जिसके पूर्वी और पश्चिमी तट पर क्रमशः कोलकाता और हावड़ा शहर स्थित है। बता दें कि इसमें 6 स्टेशन होंगे, जिनमें से 3 भूमिगत है। वहीं इसमें हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने असम में पारंपरिक माजुली मुखौटा को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया है। गौरतलब है कि माजुली मुखौटा हाथ से बनाया जाता है। इसका प्रयोग परंपरागत रूप से 15वीं से 16वीं शताब्दी के सुधारक संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया था।
इन मुखौटों में देवी देवताओं, राक्षसों, जानवरों और पक्षियों को चित्रित किया जाता है, जिनमें रावण, गरुड़, नरसिम्हा, हनुमान, वराह, शूर्पणखा आदि शामिल होते हैं। बता दें कि जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जो अद्वितीय विशेषताओं और गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क के रूप में कार्य करता है। हाल ही में स्वीडन को आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य घोषित किया गया है। इससे वर्तमान में नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के 32 सदस्य देश हो गए हैं। नाटो के सहयोगी कहे जाने वाले ये देश संप्रभु राज्य हैं, जो राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और सर्वसम्मति से सामूहिक निर्णय लेने के लिए नाटो के माध्यम से एक साथ आते हैं। बता दें कि नाटो को उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा साल 1949 में स्थापित किया गया था। यह एक सैन्य गठबंधन है जो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित किया गया था। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।